सब होपफुली बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीक्षा वाजपेयी, आप देख रहे हैं परीक्षा पुल। ठीक है, ये रेड रेड कलर हो गया है, इसको चेंज कर लेते हैं। कौन सा कलर कर ले? ये कलर अच्छा लग रहा है, येलो येलो कलर अच्छा लग रहा है। ठीक है, परीक्षा पुल। ठीक है, दिख रहा है ना प्रॉपर परीक्षा पुल। ओके, कोई और कलर कर लेते हैं। कौन सा करूँ बताइए? ब्लैक ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, ब्लैक ही अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, तो सीजीएल प्री 2020 का हम लोग करने वाले हैं 16 अगस्त थर्ड शिफ्ट का पेपर। ठीक है ना, तो बिना किसी देरी के पेपर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी निगाहों के आगे है। पहला क्वेश्चन में हम अपने को बताना है इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ जो इनकरेक्टली स्पेल्ड लिखा है या इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड होता है या इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड होता है। ठीक है, चलिए ये तो आपका होमवर्क हो गया। हालांकि आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। प्लीज़ कमेंट्स किया कीजिए। ठीक है, प्रोफेशनल मतलब होता है जो हर चीज़ को व्यापारिक तौर पर देखे, प्रोफेशन के तौर पर देखे, है ना। तो अपने काम के तौर पर देखें तो उसको बोलते हैं प्रोफेशनल। स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी हुई है। परपेचुएट की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही लिखी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी हुई है। गलत किसकी स्पेलिंग है? ऑप्शन नंबर 4 की स्पेलिंग गलत है। डिलेमा होता है, डिलेमा का मतलब होता है दुविधा में। ठीक है, डबल एल जो लगा था वो गलत था, डिलेमा होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द प्रॉपर ईडियम बताना है आपको। अ स्टॉर्म इन अ टी कप। ठीक है, एक तूफान आपके अगर चाय के प्याले में आकर गिर जाता है, ये चाय का प्याला है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? तो डिसअरेंजिंग द कटलरी। मैंने हमेशा बताया कि ईडियम का मीनिंग डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता। अगर आप सोचते हैं कि ईडियम जैसा लिखा है वैसा ही कुछ मतलब हो रहा होगा तो गलत है। जैसे इस बार एक ईडियम आया है, राइज लाइक अ फोनिक्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दो होते हैं, एक होते हैं राइज लाइक अ फोनिक्स, लिख नहीं रहा प्रॉपर, राइज लाइक अ फोनिक्स। ठीक है, लाइकाफोनिक्स। ठीक है, और दूसरा जो है वो आया है लाइकाफोनिक्स। मतलब अब दोनों में कंफ्यूजन है और दोनों का मतलब भी अलग अलग होता है अगर देखा जाए तो, है ना। तो बस ये चीज़ है कि आपको प्रॉपर पढ़ना है, क्योंकि अगर आपने केवल स्टॉर्म पढ़ के या टी कप पढ़ के आंसर कर दिया तो आप गलत कर देंगे। पूरा पढ़िए, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, अननेसेसरी टेंशन भी लोग लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। आप अगर इनडायरेक्ट मीनिंग निकाल रहे हैं तो आप ये भी लगा सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। अ सडन स्टॉर्म ड्यूरिंग टी टाइम, ये भी नहीं होगा, डायरेक्ट मीनिंग नहीं हो सकता। इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा कि ऐसी कोई समस्या जो थोड़ी देर के लिए आए आपके पास और फिर वो अपने आप खत्म हो जाए। ठीक है, या उसको अपने आप भुलाया जा सके, तो उसको बोलते हैं अ स्टॉर्म इन अ टी कप। ठीक है, एक छोटे से कप के अंदर एक तूफान समा जाए तो सोचो वो थोड़ी सी छोटा सा स्टॉर्म होगा ना, बहुत छोटा सा स्टॉर्म होगा, तभी तो टी कप के अंदर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एंटोनियम बताना है अपने को हैजार्ड का। हैजार्ड का मतलब क्या होता है? हैजार्ड का मतलब होता है कोई रिस्क, है ना, कोई रिस्क, कोई पेरिल, है ना, कोई समस्या, है ना। पेरिल का मतलब भी वही होता है कोई आपका खतरा, है ना, एक तरीके से खतरा को बोलते हैं हैजार्ड। ठीक है, हैजार्डुअस भी होता है खतरनाक, जो हार्मफुल हो, है ना। तो यहाँ पर क्या देखो, मैंने हमेशा आपको ट्रिक बताई एंटोनियम निकालने की। अब हैजार्डुअस कैसा वर्ड है? निगेटिव वर्ड है। पेरिल कैसा वर्ड है? निगेटिव वर्ड है। रिस्क कैसा वर्ड है? निगेटिव वर्ड है। गैम्बलिंग मतलब भी जुआ खेलना होता है, निगेटिव वर्ड है। सेफ्टी कैसा वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है। अगर आपको पेरिल वगैरह का मीनिंग नहीं भी पता था तो सेफ्टी का मीनिंग तो पता था, ये पॉजिटिव वर्ड है, इसको आंसर कर देते। ठीक है, तो राइट आंसर यही हो जाता। मोस्टली सेंटेंसेस में, मोस्टली आपको वोकैब में ये आपकी ट्रिक काम करेगी। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो फिर आप इस ट्रिक के साथ जा सकते हैं। ठीक है, अगर आ रहा है तो सो बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो आप इस ट्रिक के साथ जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिलिंग द ब्लैंक्स है। वी डैश द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड कंपेयर देयर परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर।
सॉरी फॉर द ईयर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इस पर हमें बताना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पर बढ़िया से बैठ सकता है। देखो इंस्पेक्टेड किया जाएगा क्या, मार्क्स को, स्टूडेंट्स के मार्क्स को जो है क्या किया जाएगा, इंस्पेक्टेड किया जाएगा। नहीं, इंस्पेक्टेड तो किसी घटना वगैरह को किया जाता है। अब मार्क्स को क्वेश्चन भी नहीं किया जाएगा, है, मार्क्स तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो क्या आप उसको वापस से क्वेश्चन करोगे, नहीं करोगे ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। अभी क्या प्रोब्ड करोगे, क्या प्रोब्ड भी नहीं कर सकते, ठीक है। और प्रोब्ड के बाद एक प्रपोजिशन भी आता है, वो भी नहीं आया हुआ है, तो यहाँ पर प्रोब्ड भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एनालाइज्ड हो जाएगा। अगर आप अच्छे से यूट्यूब देखते हैं तो एनालिसिस करते हैं ना हम लोग पेपर की, तो मार्क्स की भी एनालिसिस करी जाती है ना, तो एनालाइज्ड हो जाएगा। यहाँ से आप पकड़ सकते थे कि एनालाइज्ड इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने साथ, देखते हैं। अब यहाँ पर अपने को बताना है इम्प्रूवमेंट है। आई आस्क्ड राहुल, मैंने राहुल से पूछा, दैट हाउ फॉर वॉज हिज ऑफिस फ्रॉम हिज होम, कि तुम्हारे घर से तुम्हारा ऑफिस कितना दूर है, ये पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है और हाउ आया हुआ है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो बिल्कुल भी नहीं है, ये हमें पता चल गया, ठीक है। क्योंकि हम क्वेश्चन मार्क से ही पता चल लगाते हैं ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा होना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, तो यानी कि ये असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन असर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है कि पहले सब्जेक्ट आता है एंड देन फिर वर्ब आती है। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या है, दैट के बाद आप देख सकते हैं हाउ लगा है, और उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट यहाँ है और वर्ब पहले आ गई है, हेल्पिंग वर्ब। तो ये तो गलत सेंटेंस, हम पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं। स्ट्रक्चर हम चेंज नहीं कर सकते, सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हमारी तरफ से नहीं हो सकता, तो यानी कि यहीं पे गलती है, पहले सब्जेक्ट को लाना पड़ेगा। सब्जेक्ट कहाँ दिख रहा है अपने को, पहले देख लेते हैं, दैट हाउ फॉर हिज ऑफिस इज। अब इज हम नहीं ला सकते, हमको लाना ऑफ वॉज ही है, बस सब्जेक्ट को पहले कर देना। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में हमें दिख रहा है हाउ फॉर हिज ऑफिस वॉज, तो ये मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। अच्छा आप देखो यहाँ पर एक और चीज़ भी हम देख रहे हैं कि हम जानते हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस, यानी कि कोई इंट्रोगेटिव वर्ड हम यूज़ करते हैं, जैसे हाउ हो गया, हु हो गया, तो वही एज अ कंजक्शन हमारा इनडायरेक्ट स्पीड में यूज़ होता है ना। तो हम यहाँ पर दैट का यूज़ और हाउ का यूज़ साथ में भी नहीं कर सकते, तो ये दैट भी हमारा जाना है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगर आप ऐसे ही ये वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं भी पता था तो भी आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा सकते थे, क्योंकि ये और जो लिखा हुआ है ये तीनों तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। अगर दैट वाला कॉन्सेप्ट भी तुम्हें पता था, यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट एक साथ जांच लिए हैं, ठीक है, तो दैट वाला कॉन्सेप्ट भी पता था तो भी आंसर आ सकता था, अगर वो वाला कॉन्सेप्ट पता था तो भी आंसर आ सकता था। इट डिपेंड्स आपके ऊपर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। एरर बतानी है यहाँ पर अपने को। रमन पुटेड द वेजिटेबल्स इन द फ्राइंग पैन एंड आफ्टर एडिंग सम वाटर क्लोज द लिड। सब्जी बन रही है कुल मिला के, यहाँ रोटियां है नहीं वरना खा लिया जाता। अब ये बता देते कि पनीर की सब्जी है तो और मजा आ जाता, ठीक है। अच्छा वेजिटेबल डाला है, पता नहीं पनीर है भी कि नहीं। पुट की तीनों फॉर्म एक ही रहती हैं। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन इस बार आया था, मैंने कहा है अक्सर बोला है कि ये जो वर्ब्स की फॉर्म होती है ना, इनको ऐसे बिल्कुल चलते उठते बैठते जो है पढ़ा करो, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है। जैसे इस बार ब्रॉडकास्ट के ऊपर आया था। अब बताइए ब्रॉडकास्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए ब्रॉडकास्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ठीक है, नीचे बताइए जल्दी से। इसमें जो है एरर आपका फर्स्ट पार्ट में हो जाएगा, यानी कि 3rd नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। रमन पुट द वेजिटेबल्स, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। अ प्लेस इन अ लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल। अब देखो अगर यहाँ तक लिखा था ना अ प्लेस फॉर द केयर, अब इल अगर ना लिखा होता तो यहाँ इसका राइट आंसर क्रैच हो जाता। अगर बच्चों के लिए लिखा होता तो क्रैच हो जाता, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है कि इल की, है ना, इल जो बीमार हैं उनकी देखभाल करने के लिए एक जगह। तो हैंगर तो हमें मालूम है कि जहाँ पर जहाज वगैरह खड़े किए जाते हैं उसको बोलते हैं हैंगर, है ना, अच्छे से जानते हैं इसको। डॉर्मेट्री शयन कक्ष, अभी पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में बात करी थी, है ना। बड़ा सा एरिया कहाँ से लिया था अपने, तारे ज़मीन पर से, है ना। हॉस्टल भी आप जानते हैं खूब सारे लोग रहे हैं जहाँ रूम्स अलग अलग डिवाइड हैं, ठीक है, हॉस्टल हो गया।
इन्फर्मरी जो है वही एक वर्ड बच रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ऐसी जगह जहाँ पर बीमारों की देखभाल की जाती है उसको बोलते हैं इन्फर्मरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको वन वर्ड बताना है। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स क्या कहलाता है, कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, कॉन्ग्रीगेशन एक धार्मिक सभा होती है। ठीक है, कॉन्ग्रीगेशन सभी लोग अच्छे से जानते होंगे, धार्मिक सभा। ओके, एस्ट्रोनॉमी भी आप जानते होंगे। एस्ट्रोनॉमी का आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोनॉट में क्या डिफरेंस होता है। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोनॉट में क्या डिफरेंस होता है, एस्ट्रोनॉट होता है ना, उसमें क्या डिफरेंस है बताइए। एस्ट्रोनॉमी वर्सेस एस्ट्रोनॉट। ठीक है, एस्ट्रोनॉट बताइए। चलिए ठीक है, प्लैनेट्स आपको पता है ग्रह होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एट द 11th आवर। बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल आखिरी समय में अपना काम करते हैं, तो उनको बोलते हैं एट द 11th आवर, मतलब तुम बिल्कुल लास्ट समय में अपना काम करते हो, है ना। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2nd और 4th तो हो ही नहीं सकता। अब एट द वेरी लास्ट मिनट या ऑन आवर बिफोर नाइट, तो ये भी नहीं होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। मैंने कहा था डायरेक्ट मीनिंग तो कभी हो ही नहीं सकते, तो ये 3 तो नहीं होंगे। बिल्कुल अंतिम क्षणों में अपना काम करना उसको बोलते हैं एट द वेरी लास्ट मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है हेल्प द नीडी पीपल। इसका पैसिव वॉइस बताना है। ठीक है, तो मैंने कई बार कहा है कि यहाँ जरूर एक बार पढ़ लिया करो, निगाह दौड़ा लिया करो क्या पूछ रहा है। कई बार एक्टिव पूछ लेता है तो फिर आप कंफ्यूज जाते हैं। हालांकि प्री में वो ऐसा नहीं करते, बहुत कम करते, मेंस में ज़्यादा ये सब होते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, हेल्प द नीडी पीपल, किन की मदद करनी है। अब देखो यहाँ पर लेट द नीडी पीपल बीइंग हेल्प्ड, ठीक है, या द नीडी पीपल आर बीइंग हेल्प्ड, लेट द नीडी पीपल बी हेल्प्ड, या द नीडी पीपल आर हेल्पिंग। तो आर हेल्पिंग तो नहीं होगा। मैंने बताया कि पैसिव वॉइस का एक मूल सिद्धांत है कि वर्ब की 3rd फॉर्म तो यूज होनी ही होनी है, यानी कि हेल्पिंग वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये तो नहीं होगा। अब यहाँ पर लेट के साथ जो फॉर्मेट होता है ना, वो लेट बी का होता है ना, लेट और बी प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन 4th वाला भी हम एलिमिनेट करें। मैं सिर्फ आपको एलिमिनेशन सिखा रही हूँ, एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को करते समय। तो 1st और 4th तो भैया हमने हटा दिया। अब देखते हैं द नीडी पीपल आर बीन हेल्प्ड। अब आर के साथ बीन तो कभी आता ही नहीं है ना, आर बीन कभी आता है, नहीं आता है। तो आर बीन हेल्प्ड, दो चीज़ें एक साथ नहीं यूज़ कर सकते, तो ऑप्शन नंबर 3rd भी हट गया। तुम्हें कुछ भी नहीं पता था फिर भी आप आंसर मार्क कर सकते हैं। मतलब ये बेसिक चीज़ें अगर आपको पता है और आपको नहीं भी पता है कि इसमें करेक्ट आंसर क्या है, तो एलिमिनेशन के थ्रू भी आप जा सकते हैं आंसर तक। अदरवाइज आपको सीधा फॉर्मूला पता है कि जब भी कोई इंपरेटिव सेंटेंस होता है तो उसको अपन लेट से बनाते हैं, और लेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म, ये रहता। तो ये एक ही ऑप्शन फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2, तो इसके साथ भी डायरेक्ट जा सकते थे। ठीक है, तो दो, चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे कान उधर से पकड़ो, जाना अपने को वहीं है। द रिक्रूटर्स वर प्लीज्ड टू जॉन्स डोमेन नॉलेज एंड पर्सनैलिटी, है दिख रहा है ना, पर्सनैलिटी। अब देखो रिक्रूटर्स है, रिक्रूटर्स के लिए वर आया है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। प्लूरल था, प्लूरल वर्ब यूज कर दिया हमने। प्लीज्ड, वर प्लीज्ड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसिव में जा रहा है। वर प्लीज्ड टू होगा क्या, वर प्लीज्ड विथ होगा। जब भी हम किसी व्यक्ति से प्लीज्ड होते हैं, उससे प्रसन्न हो रहे हैं, तो उसके साथ विथ लगाते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिए प्लीज्ड के साथ जब भी प्लीज्ड आपको दिखे तो ये ज़रूर देखिए कि आगे कौन यूज़ हुआ है, आगे सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉन्स डोमेन नॉलेज एंड पर्सनैलिटी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विथ जॉन्स डोमेन नॉलेज एंड पर्सनैलिटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3rd इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डोर क्लोज्ड, अलका आस्क्ड तरुण। अलका ने तरुण से पूछा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इज डोर क्लोज्ड, एक शंका जताई जा रही है, यस और नो वाला ऑप्शन है। तो डेफिनेटली बात है कि जो कंजक्शन यूज होगा वो वेदर वाला ही होगा।
तो यहाँ पर इफ़ और ये दोनों तो गलत हो गए, पहले हमें वेदर के साथ ही जाना है, हम ये तो तय कर चुके हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये कि द डोर वॉज क्लोज्ड, शी क्लोज द डोर। देखो यहाँ शी की तो कहीं बात ही नहीं करी गई है, जब शी की कहीं बात नहीं करी गई तो हम क्यों शी को ज़बरदस्ती इंट्रोड्यूस करेंगे, हम सीधा सीधा लिखेंगे द डोर वॉज क्लोज्ड, है ना। हमने जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको असर्टिव में बनाना होता है, तो हमने वही करा, हम यहाँ पर शी को ज़बरदस्ती इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अपने को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना था, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। 12वें से के बाद अब हम लोग आ जाते हैं 13वें पे। मैग्निफिसेंट का एंटोनियम बताना है। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है जो प्रिटेंड करता है, दिखावा करता है ज़्यादातर, है ना, थोड़ा सा, उसको बोलते हैं मैग्निफिसेंट। अब यहाँ पर देखो एंटोनियम बताना है। मैग्निफिसेंट काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं कि नेगेटिव वर्ड है। ग्रैंडियोस मतलब भी बढ़ा चढ़ाकर भव्य दिखावा करने वाला। ऑपुलेंट मतलब कि भी जिसके पास बहुत सारा पैसा है। माइटी मतलब भी वही हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिखावा करना। मॉडेस्ट जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड है। मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र है बहुत ज़्यादा, है ना, जो शो ऑफ नहीं करता है, विनम्र है एकदम, उसको बोलते हैं मॉडेस्ट, ठीक है। तो यही इसका राइट एंटोनियम हो जाएगा मॉडेस्ट, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माय न्यू ईयर रेजोल्यूशन। सीधा सीधा है, अब तो बहुत लोग रेजोल्यूशन लेते हैं। सेलिब्रेशन कोई मत लगा देना। न्यू ईयर का रेजोल्यूशन लिया जाता है। उसने क्या रेजोल्यूशन लिया था कि वो हमेशा पॉजिटिव सोचेगा, टू थिंक पॉजिटिव ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पर रेजोल्यूशन राइट आंसर होगा, सेलिब्रेशन नहीं होगा। माय न्यू ईयर सेलिब्रेशन इज टू थिंक, सेलिब्रेशन तो उत्सव मनाया जाता है ना। रेपिटिशन मतलब किसी चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं आप, तो उसको रेपिटिशन कहते हैं। और कन्फेशन का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को प्रकट कर देते हैं, रिवील कर देते हैं, इसका मतलब अपने आप अपना कुछ भी है उसको आप कन्फेस कर रहे हैं, तो कन्फेशन हो जाता है वो, ठीक है। 4th नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रेजोल्यूशन, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 15 स्लैक। स्लैक का मतलब जानते हैं क्या होता है? स्लैक का मतलब होता है लापरवाह, है ना, लेजी, एकदम लापरवाह कह सकते हैं, ठीक है, कि एकदम है बस सुस्त सा है, लापरवाह है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, निगेटिव वर्ड है, सिनोनिम के साथ जाना है। कीन क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, बहुत एक्टिव रहता है। केयरलेस ये तो निगेटिव वर्ड है। एक्टिव क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। एक्टिव और कीन दोनों सिनोनिम है। लिवली क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, एक ही निगेटिव वर्ड है, तो जब निगेटिव का सिनोनिम क्या होगा, नेगेटिव होगा। केयरलेस के साथ ही जाएंगे हम लोग, है ना, किसी अदर ऑप्शन के साथ जा सकते हैं क्या, अपने पास इतना ऑप्शन ही नहीं, तो केयरलेस के साथ ही जाएंगे। स्लैक इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। यहाँ पर प्रोसेसिंग की स्पेलिंग बिल्कुल सही रखी हुई है। बाउंड्री, बाउंड्री मतलब होता है सीमा, स्पेलिंग सही है। कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कम्पीट करना, है ना, जब आजकल प्रतिस्पर्धा का दौर है ना, तो उसी को बोलते हैं कॉम्पिटेंसी, ठीक है। यहाँ गलत स्पेलिंग लिखी हुई है, बहुत ही ईजी वर्ड है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ होता है फोटो, है ना, TO होता है फोटोग्राफ, ओके। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यही स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी। आप लोग पता है देख के आंसर भी करने की कोशिश किया करो, ठीक है। अब हम लोग आगे हैं पैरा जंबल पे। अब पैरा जंबल पे अगर देखा जाए तो डी से तो स्टार्ट नहीं है, तो डी से हम जाएंगे भी नहीं। लास्ट संडे से स्टार्ट है, तो लास्ट संडे से देख लेते पहले। अब आई वॉज शॉक टू फाइंड माई हाउस अनलॉक्ड। शॉक तब होगी ना, देखो सिंपल सी बात समझो, तुम्हें झटका तब लगेगा जब तुम कुछ देखोगे, कुछ सुनोगे, कुछ करोगे। तो यहाँ पर पहले जो है ए से स्टार्ट ना करके हम लोग सी से स्टार्ट करेंगे, तो सेंस देगा ना। लास्ट संडे आई रिटर्न होम एट लेट एट नाइट। बीते संडे को मैं जो है घर देर से पहुँचा, ठीक है, रात में देर से पहुँचा। और उसके बाद में CA या CD। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, CA, देखो यहाँ पर डिपेंड करता है। CD अगर हम लगाते हैं तो आई रैन इनसाइड इन फियर। पहले तुम देखोगे कि गेट का ताला खुला हुआ है, या पहले तुम घर दौड़ के अचानक डर के मारे जाओगे, नहीं, पहले तुम देखोगे कि घर का ताला खुला हुआ है और फिर तुम दौड़ोगे, है ना। तो यहाँ पर CD की बजाय CA आएगा। अगर CD लगाते हैं हम लोग, तो हम पहले
घर के अंदर घुस जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि हाउस अनलॉक्ड है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल सही आंसर के साथ जा चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला भी जो है आपका पैराजंबल ही है। अगले पैराजंबल में क्या कह रहा है, अब देखो यहाँ पर किससे स्टार्ट कर सकते हैं, ए से, सी से या बी से। डी से तो वैसे भी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। विच एवर सूनेस्ट, विच एवर की बात कर रहा है, किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है ये विच एवर, हमें नहीं पता, तो हम ए के साथ तो नहीं जाएंगे। थर्ड नंबर ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब देखते हैं क्या बी या सी के साथ जा सकते हैं। दे एग्रीड, कौन एग्री करा है ये भी हमें नहीं पता, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ भी अपन नहीं जा सकते। अब 2 ही ऑप्शन अपने पास बचे हैं जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, देखते हैं। अ डिस्प्यूट वंस अरोज बिटवीन द विंड एंड द सन टू डिसाइड विच वॉज द स्ट्रोंगर, देखो द के साथ क्या लगा है, सुपरलेटिव डिग्री, वॉज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू, दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा जो है स्ट्रोंग है। ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। अब कह रहा है, अब हम कह रहे हैं सी के बाद बी लाएंगे या सी के बाद डी लाएंगे, देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, सी के बाद अगर बी लाते हैं, दे एग्रीड टू पुट द पॉइंट टू टेस्ट, उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे को टेस्ट करेंगे, इस बात पे वो दोनों की सहमति बन गई। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि डी, द विंड बिगेन एंड ब्लू विथ ऑल हिज माइट एंड सेंट अ ब्लास्ट कोल्ड द फेयर्स एज अ स्टॉर्म। अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो पहले वो लोग एग्री करेंगे कि हाँ हम लोग एक टेस्ट करते हैं, और फिर जो है ये लोग कुछ अपना कार्यक्रम करेंगे, जो भी विंड ने किया या जो भी सन ने किया, है ना। तो यहाँ पर बस हमें आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। पुट द पॉइंट टू टेस्ट, यहाँ से ही हमें अपने को आंसर मिल जाता। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिनोनिम बताना है एडजस्ट का। एडजस्ट मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को मतलब एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट का हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा बताइए। अब देखिए यहाँ पर सिनोनिम बताना है। ठीक है, मूव का मतलब होता है किसी चीज़ को जब आप इधर से उधर खिसकाते हैं ना, उसको बोलते हैं मूव। चेंज का मतलब होता है बदलना। ठीक है, बदलना। शिफ्ट का मतलब भी होता है बदलना, है ना, इधर से उधर शिफ्ट करना। अडेप्ट का मतलब होता है ढालना, उसी चीज़ में किसी चीज़ में ढाल देना, तो अडेप्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अडेप्ट ही हो जाएगा। सिनोनिम बताना था एडजस्ट का अडेप्ट। ठीक है, एडजस्ट करना, अडेप्ट करना। अच्छा, बहुत लोग जो है, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जब आप ट्रेन की सीट पे बैठते हैं तो आप बोलते हैं थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए या थोड़ा शिफ्ट हो जाइए, है ना, यही वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं बेसिक इंग्लिश में। तो क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे बेसिक इंग्लिश देख के लोगों ने शिफ्ट आंसर कर दिया होगा। इवन तो मैं सच बताऊँ अगर, तो मैं पहली बार जब इसको पढ़ी थी तो मुझे भी लगा कि शिफ्ट ही आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर फिर मुझे पता चला, जब मैंने पूरा पढ़ा अच्छे से, तब मुझे पता चला कि अच्छा ऐसा वो कह रहा है और ऐसा वो कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिए कि अगर आप डेली यूज़ में सही इंग्लिश का यूज़ करते हैं तो ही आप सही इंग्लिश मार्क कर पाएंगे। अगर आप गलत इंग्लिश का यूज़ करते हैं तो आप हमेशा गलत ही लिखेंगे। ठीक है ना, इसलिए मैं बोलती हूँ कि हमेशा बोलने में सही चीज़ों का यूज़ कीजिए। अमंग अप्लाइड साइंसेज मेडिसिन इज़, जितनी भी अप्लाइड साइंसेस हैं उनमें मेडिसिन जो है इज़ वन विच हैव गिवन। अब देखो इज़ वन है, इज़ के बाद जो है विच के बाद जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब आएगी या वर्ब आएगी वो वन के हिसाब से आनी चाहिए, इसके पहले वाले के हिसाब से, तो इसके हिसाब से आनी चाहिए, यानी कि मेडिसिन के हिसाब से आनी चाहिए। मगर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हैव आ गया है, हैव तो आएगा नहीं, यहाँ पर हैज़ आएगा। हैज़ वाला कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं। हैज़ वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके अलावा कोई राइट आंसर नहीं हो सकता। चलिए अब हम लोग क्लोज टेस्ट पे आ चुके हैं। क्लोज टेस्ट पे बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपको दिख रहा होगा, एवरीथिंग इन भूटान इज़ केमिकल फ्री। जो भूटान में जो भी चीज़ें मिलती हैं वो केमिकल फ्री होती हैं। ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर, अब देखो आर लगा है ना, आर के बाद या तो आईएनजी वाली फॉर्म आएगी या तो थर्ड फॉर्म आएगी। आईएनजी फॉर्म नहीं लिखी हुई है यहाँ पर, तो ग्रोन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर ग्रोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है और ग्रोन और ऑर्गेनिकली, सो वॉट एवर यू बाय इज नियर बाय फार्म्ड, नहीं, लोकली फार्म, नियरली फार्म या क्लोजली फार्म। तो लोकली फार्म है ना, लोकल मतलब लोकल में उगाई जाती है। फार्म प्रोड्यूस्ड एज द क्या हो जाएगा, मास
प्रोड्यूस्ड एज द मास ऑफ द, जो उगाई जाती हैं वो क्या है, एज द मास ऑफ द पॉपुलेशन इंडल्ज इन का मतलब होता है उसी में लिप्त हैं, उसी में घुसे हुए हैं एक तरीके से, है ना। इंडल्ज इन फार्मिंग, जो वहाँ के मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है। अब देखो यहाँ पर मोस्ट तो आया नहीं है, तो मोस्ट का ही कुछ ऐसा रूढ़ी है जो यहाँ पर सूट हो जाए, है ना। जो ज़्यादातर कहना वो ये चाह रहा है कि वहाँ की जो ज़्यादातर जनसंख्या है वो किसमें, फार्मिंग में घुसी हुई है ना। तो यहाँ पर कम्युनिटी नहीं आएगा, मास ऑफ नहीं आएगा, मेजॉरिटी ऑफ आ जाएगा, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो फार्मिंग में ही घुसी हुई है। फार्मिंग फॉर किस लिए, देखो फॉर डैश, फॉर न्यूट्रिशन, फॉर कंजर्वेशन, फॉर सस्टेनेंस, फॉर प्रोविजन। तो देखो सस्टेनेंस का मतलब होता है जीविकोपार्जन के लिए, जीविका चलाने के लिए, है ना। तो फॉर सस्टेनेंस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रिशन और कंजर्वेशन और प्रोविजन इसका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, वी यूज टर्मरिक ऑन वाउंड्स, हम घावों पर हल्दी लगाते हैं। ऑल्सो टू डाई डैश, एंड इसके अलावा क्या चीज़ डाई करने में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखो अटायर्स, एंड इट इज़ एडेड एक्सटेंसिवली इन आवर कुकिंग, इसके अलावा कुकिंग में भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो डाइंग किसमें, किस चीज़ में पेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, देखो कवरिंग तो नहीं होगा, फैशन भी नहीं होगा, गारमेंट्स भी नहीं होगा, अटायर्स हो जाएगा, परिधानों में, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अटायर्स एंड इट इज़ एडेड extensively in our cooking. Also many believe it is anti cancer and can treat tumors. इसके अलावा बहुत सारे लोगों को ये भी विश्वास है कि ये एंटी कैंसर और ट्यूमर्स को ट्रीट कर सकती है, ठीक है ना। तो चलिए ये पूरा आज का भी हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। 16 तारीख की शिफ्ट 3 भी ख़त्म हो गई है। अब कल अपन लोग 17 तारीख का पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको ये सेशन कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। एंड ऑल्सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपको मेरे पढ़ाने का कोई भी तरीका या कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर करो। और एक बार अच्छे से पूरा CGL का मैं जितना भी करा रही हूँ, CGL CHSL पूरा मैं कराने वाली हूँ, तो पूरे अच्छे से CGL CHSL और सारे वीडियोज़ देख के जाना। मैं 100% गारंटी ले रही हूँ कि आप जो प्री का पेपर दोगे ना उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। मैं अप्रैल तक सारे जितना भी पेपर वगैरह है सब कुछ करवा दूंगी अच्छे से, प्रॉपर ढंग से, प्रॉपर वे में, प्रॉपर आपको प्लेलिस्ट वगैरह सब कुछ मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा मैथ्स के भी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। काम उस पर स्टार्ट हो गया 1-2-3 दिन से, जब से भी स्टार्ट होके हम देख लेते हैं हम कब से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी आपको ये भी मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप चैनल पे बने रहिए और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइएगा। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि मैं यहाँ तक आई हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करते करते यहाँ पर आ पाई हूँ, ठीक है। तो एज़ यूजुअली आपका सपोर्ट के बिना आप कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से भी करवाओ जा करके, और जितना भी आपसे हो सके वो प्लीज़ करिए, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।